तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर। इसे पूरे भारत के लिए एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। हाँ, हमारे पास इसके कानूनी विश्लेषण हैं, सरकारी पक्ष है और समाज पर इसके असर को लेकर अलग अलग राय भी हैं। हमारा मकसद इस कानून को हर पहलू से समझना है। ये असल में क्या करता है, कौन इसके साथ है, कौन खिलाफ, और ये इतना अहम क्यों बन गया है। बिल्कुल, और सिर्फ ये नहीं कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये भी कि कानून क्या नहीं कहता। इसकी परतें खोलना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी बुनियाद ही एक संवैधानिक खींचतान से शुरू होती है। एक तरफ है संविधान का अनुच्छेद 44। हाँ, जो राज्य को यूसीसी लाने का निर्देश देता है, पर ये एक निर्देश है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और आलोचक कहते हैं कि ये कानून सीधे सीधे उस गारंटी का उल्लंघन करता है। यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि भारत में ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। आप गोवा की बात कर रही हैं? हाँ, गोवा एक अपवाद है जहां 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड पहले से लागू है, और वो 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी जारी रहा। तो फिर उत्तराखंड के इस कोड में इतना नया क्या है? चलिए इसके कुछ मुख्य प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहले शादी। ठीक है। लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 साल। ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन बाल विवाह अब अमान्य होगा। और 60 दिनों के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, वरना जुर्माना लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद बहुविवाह को लेकर है। बिल्कुल, पॉलीगमी अब सभी समुदायों के लिए एक आपराधिक जुर्म है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और तलाक में भी बड़ा बदलाव है। अब कोई भी धार्मिक या आउट ऑफ कोर्ट तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। मतलब 3 तलाक जैसी प्रथाएं अब पूरी तरह खत्म। कानूनी तौर पर हाँ, हर तलाक को अब न्यायिक प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। और एक नया आधार भी जोड़ा गया है। कौन सा? शादी का सुधारा न जा सकने वाला बिखराव, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये उन लोगों के लिए एक राहत है जो सालों से खराब रिश्तों में फंसे थे। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा असर डालेगा, संपत्ति का अधिकार यानी उत्तराधिकार। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जायज, नाजायज और गोद लिए हुए सभी बच्चों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। और माता पिता का क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब माता और पिता दोनों को संपत्ति में बराबर का वारिस माना जाएगा। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, इसे हम सीधे तौर पर लैंगिक न्याय या जेंडर जस्टिस के लक्ष्य से जोड़ सकते हैं। ये कानून बहुविवाह, निकाह हलाला, इद्दत जैसी प्रथाओं को खत्म करता है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें काफी सीधी लगती हैं, लैंगिक न्याय, कानूनी समानता। लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आप लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये कानून लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण करने को कहता है। मतलब जो पार्टनर्स साथ रह रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। पर क्यों? इसका तर्क क्या है? यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। एक तरफ समर्थक कहते हैं कि इससे कमजोर पार्टनर को सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? जैसे कि धोखेधड़ी रुकती है। मान लीजिए एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है, रजिस्ट्रेशन से ये पता चल सकता है, और रिश्ता टूटने पर मेंटेनेंस के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। लेकिन आलोचकों के पास भी तो मजबूत तर्क हैं, है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ी आलोचना है निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन को लेकर। जैसा केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सही। आलोचक इसे सरकारी नैतिक पहरेदारी कहते हैं, मतलब स्टेट मॉरल पुलिसिंग। और एक प्रावधान तो और भी ज्यादा विवादों में है। आप माता पिता को सूचित करने वाले नियम की बात कर रही हैं? हाँ, अगर कपल 21 साल से कम उम्र का है तो रजिस्ट्रार उनके माता पिता को सूचित कर सकता है। ये तो वयस्कों की आजादी पर सीधा हमला है। इसी पर सबसे ज्यादा बहस है। और इसमें 2026 के अपडेट्स भी हैं। अब रिश्ता खत्म होने पर एक आधिकारिक टर्मिनेशन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। हाँ, जो कानूनी देनदारियों को स्पष्ट करेगा। पर यह सरकारी दखल का एक और स्तर जोड़ता है ना? मतलब अब ब्रेकअप का भी सरकारी सर्टिफिकेट होगा? एक तरह से हाँ। तो इन सब का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर कौन कहां खड़ा है। समर्थकों की बात करते हैं पहले। सरकार यानी बीजेपी और एनडीए तो जाहिर है इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। वो इसे अनुच्छेद 44 के संवैधानिक वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम देखते हैं। हाँ, और एक राष्ट्र एक कानून की तरफ एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो इसे सामाजिक न्याय और सनातन संस्कृति से भी जोड़ा था। सरकार के अलावा
महिला अधिकार समूहों का एक बड़ा हिस्सा भी इसका समर्थन करता है। भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, संपत्ति और गुजारा भत्ता में बराबरी के अधिकार के लिए। और फिर सुधारवादी हैं जो मानते हैं कि विवाह और संपत्ति जैसे मामलों को धार्मिक ग्रंथों से नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष कानूनों से चलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं विरोधियों पर। सबसे मुखर विरोध मुस्लिम संगठनों की तरफ से है, जैसे AMIPLB। उनका तर्क क्या है? वे इसे शरीयत यानी इस्लामिक कानून में सीधा हस्तक्षेप मानते हैं। उनका तर्क है कि इस्लाम में निकाह एक धार्मिक अनुबंध है जिसके नियम राज्य नहीं बदल सकता। और उन्हें अपनी पहचान खोने का भी डर है। हाँ, कि ये उनकी मुस्लिम पहचान को कमजोर करने की कोशिश है। मुस्लिम संगठनों के अलावा उदारवादी और नागरिक स्वतंत्रता समूह भी हैं। हाँ, और उनकी आपत्ति का मुख्य कारण बिल्कुल अलग है। लिव इन रिलेशनशिप वाला प्रावधान। बिल्कुल, वो इसे निष्ठा पर हमला मानते हैं। और विपक्षी दल कांग्रेस, सपा, AIMIM। उनका तर्क है कि यह कानून वास्तविक समाज सुधार के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक उपकरण है। तो ये तो हुई पक्ष और विपक्ष की बात, लेकिन इस कानून का नाम है यूनिफॉर्म यानी एक समान। पर क्या ये सचमुच सबके लिए एक समान है? ये आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु है। कानून कहता है कि ये उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है। हाँ, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म के हों। और ये भी कि ये उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो राज्य के बाहर रह रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी छूट भी तो दी गई है। हाँ, और वो है अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरह से छूट। कौन सी जनजातियां? इनमें थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी और बुक्सा जैसी जनजातियां शामिल हैं। पर ऐसा क्यों? अगर कानून यूनिफॉर्म है तो ये छूट क्यों? इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला तो है संवैधानिक संरक्षण। अनुच्छेद 342 जनजातियों को विशेष सुरक्षा देता है। और दूसरा? उनके अद्वितीय रीति रिवाज। कई जनजातियों में विवाह और संपत्ति को लेकर बिल्कुल अलग प्रथाएं हैं। जैसे कुछ में मातृवंशीय परंपराएं हैं या जौनसार बावर में बहुपितृत्व। UCC से ये सब खत्म हो सकता था। और तीसरा कारण शायद राजनीतिक है। हाँ, राजनीतिक वास्तविकता। जनजातीय समुदायों से भारी विरोध का डर भी था। तो ये तो एक समानता की मूल धारणा पर ही एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल, यही इस कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो हमने देखा कि उत्तराखंड का UCC एक तरफ लैंगिक न्याय और कानूनी सरलता के लक्ष्य के साथ एक ऐतिहासिक कानून है, लेकिन दूसरी तरफ ये धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निजता और एकरूपता के असली अर्थ पर चल रही एक जटिल बहस में उलझा हुआ है। तो केंद्रीय तनाव यही है। एक तरफ राज्य का एक सामान्य नागरिक पहचान बनाने का लक्ष्य है और दूसरी तरफ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा का सवाल। और 2026 के अपडेट्स जैसे कि 5 लाख से ज्यादा आवेदनों को प्रोसेस करने वाली फेसलेस ऑनलाइन सेवाएं ये दिखाती हैं कि इसे लागू करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। जरूर, उत्तराखंड का ये कानून अपने निवासियों पर तब भी लागू होता है जब वे राज्य से बाहर रह रहे हों। ये एक संघीय देश में कानूनी अधिकार क्षेत्र को लेकर एक सोचने वाला सवाल उठाता है। ये एक दिलचस्प कानूनी पहेली है। सोचिए, अगर भविष्य में दूसरे राज्य अपने अलग-अलग UCC कानून बनाते हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी टकरावों को कैसे हल किया जाएगा?